नमस्कार, मैं सुधाकर सिंह। बिहार ज्ञान के इस श्रृंखला में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं और मेरे साथियों द्वारा बिहार के कुछ स्पेशल तथ्यों को रखने जा रहा हूं, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बाण सागर समझौता एवं बिहार उत्तर प्रदेश जल विवाद। बिहार के 8 जिले पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, गया, रोहतास, औरंगाबाद व अरवल सिंचाई के लिए सोन नहर व्यवस्था पर आश्रित है। रबी के खेती के लिए इन नहरों में 6000 से 8000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, जबकि यूपी से 3000 से 4000 क्यूसेक ही जल छोड़ा जाता है। यूपी का कहना है कि सोन नहर के कचमेंट एरिया में पिछले 2 वर्षों में बारिश नहीं होने के कारण पानी की किल्लत हो गई है। सोन नहर का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 1869 से 1874 के बीच में कराया था। प्रारंभ में शाहबाद जिले, अब भोजपुर, कैमूर, बक्सर, रोहतास में सिंचाई का मुख्य स्रोत था। बाद में पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद और अरवल जिले भी पूर्णतया अंशतः सिंचाई के लिए सोन नहरों पर आश्रित है। सोन की मूल नहरें 80 से 160 फीट चौड़ी तथा 9 फीट गहरी है। 1890 में अभियंताओं को एक दल के मुखिया के रूप में अमेरिकी विशेषज्ञ हर्बर्ट विल्सन ने अपने प्रतिवेदन में लिखा कि सोन नहरें स्वेज नहर जैसी है। 1960 के तक सोन और इसकी सहायक नदियां का जल प्रवाह अबाधित रूप से सोन नहरों के लिए उपलब्ध था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पनबिजली परियोजना के लिए सोन की सहायक नदी रेणु पर बांध बनाया, परंतु यह तय हुआ कि यूपी 5000 क्यूसेक जल प्रवाह प्रतिदिन निरंतर नीचे छोड़ता रहेगा, ताकि सोन नहरों का पर्याप्त जल स्तर बना रहे। इस समझौते से आश्वस्त होकर सरकार ने 1967 में डेहरी और सोन के ऊपर इंद्रपुरी बराज पूरब एवं पश्चिम दिशा की ओर 2 बड़ी नहरों का निर्माण किया, जिससे राज्य की 225 उर्वर भूमि पर रबी, खरीफ एवं गर्मा के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराया जा सके। धन्यवाद। बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में शाम 9 बजे 10/5/2024। मैं भोला कुमार, गनीपुर बेजा सकरा, मुजफ्फरपुर, बिहार से। आज का मेरा टॉपिक गंडक है। गंडक उत्तर पश्चिम बिहार की यह प्रमुख नदी है। हिमालय से आरंभ होकर यह नेपाल के क्षेत्र से कई धाराओं में प्रवाहित होती है। वाल्मीकि नगर में बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। गंगा में यह पटना के निकट मिलती है। पहले यह बाढ़ का एक कारण थी, परंतु वाल्मीकि नगर में बराज बन जाने के बाद बाढ़ की विभीषिका वस्तुतः कम हो गई है। धन्यवाद। बिहार ज्ञान में मैं जीतू कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है मत्स्य पालन। बिहार में कुल जल निम्न भूमि क्षेत्र का 21% तालाब, मन आदि निजी स्वामित्व में है, जबकि 79% सरकार की संपत्ति है। राज्य में 20,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि पर स्थित तालाबों से 237 लाख रुपए वार्षिक राजस्व की प्राप्ति होती है तथा इनमें औसत मत्स्य उत्पादन 1800 केजी प्रति हेक्टेयर है, जिसको आधुनिकीकरण के द्वारा दोगुना किया जा सकता है। जल निम्न भूमि का मुख्य पालन मत्स्य हेतु प्रयोग की सिफारिश राष्ट्रीय कृषि आयोग, जो 1976 में बना था, उसने भी की थी। इसके अनुसार केवल बिहार में 40,000 से अधिक तालाबों, पोखरों एवं मन या झीलों में मत्स्य पालन एवं संबंधित कार्यों से बड़ी मात्रा में रोजगार एवं राजस्व की प्राप्ति संभव है। इन जगहों पर मत्स्य पालन में लगभग 2000 परिवार लगे हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं अंजलि कुमारी, मधुबनी जिला से। बिहार का परिचय। बिहार का प्राचीन नाम मगध था। 1 अप्रैल 1912 को बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 22 मार्च 1936 को उड़ीसा से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड से अलग हुआ था। गंडक उत्तर पश्चिम बिहार की प्रमुख नदी है। हिमालय से आरंभ होकर नेपाल की कई धाराओं में प्रवाहित होती है।
वाल्मीकि नगर बिहार की सीमा में प्रवेश करती हैं। गंगा में यह पटना के निकट आकर मिलती है। कोसी स्वतंत्रता से पूर्व बिहार की शोक कहे जाने वाली नदी है। नेपाल में विभिन्न धाराओं के रूप में प्रवाहित होते खगड़िया के समीप गंगा मिलती है। गंगा के उत्तर में सहायक नदियां सबसे अधिक लंबाई 120 किलोमीटर तक की है। कोसी का उद्गम चीन के अधीन तिब्बत में हुआ है। इसी के साथ मैं अपनी वक्तव्य को विराम देती हूँ। जय हिंद। मैं बबली कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में जानकारी देना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 पहले से चली आ रही है। सिंचाई परियोजनाओं के शीघ्र समापन को प्रथम प्राथमिकता दी गई थी। इसमें भी विशेष प्रगति नहीं हुई। 1951 से सिंचाई के सुनिश्चित विकास का योजनाबद्ध कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बिहार में मात्र 4 सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित थी। उत्तर बिहार में ढाका, तिहूर और त्रिवेणी नहर तथा दक्षिण बिहार में सोन नहर योजना। पूर्व काल में इन परियोजनाओं से बिहार में 4.0 लाख हेक्टेयर में सुनिश्चित सिंचाई की सुविधा उपलब्ध थी। पहली योजना से लेकर अब तक की सीमित स्रोत के बावजूद कई छोटी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी है। इनमें प्रमुख है गंडक परियोजना, कोसी बराज एवं पूर्वी नहर, चंदन जलाशय, बदुआ जलाशय, कांची नहर आदि। धन्यवाद। मैं किरण कुमारी बिहार ज्ञान श्रृंखला में आज का टॉपिक सिंचाई परियोजना। बिहार के कुल राज्य उत्पादन का आधा से अधिक भाग आज भी कृषि से प्राप्त होता है तथा इस पर लगभग जनसंख्या का 85% भाग आश्रित है। कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। उत्तर बिहार में अच्छी वर्षा होती है तथा नदियों भी स्थायी हैं जिसमें सालों भर जल प्रवाह बना रहता है। इस नदियों में गंगा, सोन, पुनपुन, बूढ़ी गंडक आदि प्रमुख हैं। प्रदेश में 100 से 150 किमी वर्षा होती है तथा भूमिगत जल का अक्षय भंडार है जिनका प्रयोग सिंचाई आदि के कार्यों में किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं मधुमाला कुमारी बिहार डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय से बिहार जीके में आज का टॉपिक जल वनस्पति। बिहार में अनेक प्रकार की जल वनस्पति एवं फल आदि उपलब्ध है। उत्तर बिहार में विशेष कर दरभंगा में मखाना तथा अन्य जल निगम में भूमि से सिंघाड़ा फल आदि फल प्राप्त होते हैं जिनकी मांग राज्य के बिहार में भी होती है। यह वैकल्पिक कृषि आय का एक अच्छा स्रोत है। इसके अतिरिक्त कमल एवं जलकुंभी आदि भी बड़ी मात्रा में होती है। जहां कमल का प्रयोग घरेलू उपयोग में होता है वहीं जलकुंभी की पहचान ऊर्जा वनस्पति के रूप में की गई है जिसके गैस प्लांट प्रयोग के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। अतः यह वैकल्पिक ऊर्जा का एक अच्छा साधन है। बाढ़ नियंत्रण मन झील और आदि बाढ़ नियंत्रण का प्राकृतिक उपाय माना जाता है। नेपाल से निकलने वाली अधिकतर नदियां उत्तर बिहार में बरसात के समय बाढ़ की स्थिति पैदा कर देती है। जल निगम में क्षेत्र इन नदियों को बाढ़ का प्राकृतिक रूप से अवरोधित करते हैं। बाढ़ का मान इन बड़े जल निगम क्षेत्रों में समा जाता है जिससे आसपास की कृषि भूमि एवं आबादी बच जाती है, परंतु पूर्वी में आबादी बढ़ने के कारण बड़ी मात्रा में इन चरों एवं मन का पानी निष्कासित कर इसे कृषि कार्य में प्रयोग किया जाने लगा जिससे बाढ़ के पानी का प्राकृतिक अवरोध समाप्त हो गया। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने इन जल निगम क्षेत्रों से संरक्षण एवं पुनर्वास की सिफारिश की है ताकि प्राकृतिक अवरोधों को पुनः स्थापित कर बाढ़ के प्रकोप को कम किया जा सके। धन्यवाद। मैं कोमल कुमारी डिस्ट्रिक्ट बेगूसराय बिहार से। मेरा आज का टॉपिक है नहरें। बिहार में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं जिनके द्वारा कुल संचित भूमि का 30% से भी अधिक भाग की सिंचाई होता है। प्रांत में 2 प्रकार की नहरें हैं। पहला सदाबहार नहरें जिनमें जल प्रवाहित रहता है। ये नहरें बांध या सतवाहिनी नदियों द्वारा निकाली गई है। उत्तर बिहार की सभी नहरें इसी श्रेणी में आती है। दूसरा
अनियमितवादी नहरें सीधे नदियों से निकाली जाती है। वर्षा काल में अधिक जल प्रवाहित करती है। बिहार में सबसे प्राचीन नहर सोन कनाल है। पूर्वी सोन कनाल वारुण नामक स्थान से सोन नदी से निकलती है। धन्यवाद। मैं पूजा कुमारी। सामान्य ज्ञान में मेरा आज का टॉपिक है काकोलत जलप्रपात। काकोलत जलप्रपात यह नवादा जिले में नवादा शहर से 160 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। काकोलत कई चरणों में कोडरमा के पठार से उतरता है। इस प्रपात की ऊंचाई 47 किलोमीटर 160 फीट है। पर मुख्य प्रपात की ऊंचाई 24 मीटर 80 फीट है। धन्यवाद। मैं निकिता कुमारी बिहार अररिया जिला से समान ज्ञान श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज का मेरा टॉपिक है उत्तर लेंस अवतर लेंस। उत्तर लेंस द्वि उत्तर लेंस को ही उत्तर लेंस कहते हैं, अर्थात वह ऐसा लेंस जो बाहर की ओर उभरे दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो उत्तर लेंस कहलाता है। यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यह प्रकाश किरणों को अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतर लेंस द्वि अवतर लेंस या उभयवतर लेंस को ही अवतर लेंस कहते हैं, अर्थात वह लेंस जो अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हो अवतर लेंस कहलाता है। यह किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है। यह प्रकाश किरणों से अपसारित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। धन्यवाद। मैं पुष्पा ठाकुर जिला गया बिहार से इस बिहार विज्ञान श्रृंखला में मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जैविक विविधता के बारे में बताने जा रही हूँ। जल निमग्न क्षेत्र जैव विविधता का अनूठा भंडार है। इन क्षेत्रों में अनेक दुर्लभ वनस्पतियां एवं जीवन का बसेरा होता है। क्षेत्रीय पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में इन वनस्पतियों एवं प्राणियों का बहुत महत्व है। वन प्राणी अधिनियम के अंतर्गत इन दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण को मान्यता प्राप्त है। धन्यवाद। बिहार सामान्य ज्ञान श्रृंखला में मैं रूबी कुमारी दरभंगा बिहार से। आज का मेरा टॉपिक है धरातलीय एवं भूमिगत जल। जल संसाधनों का मुख्य स्रोत वर्षा है। वर्षा का जल नदियों एवं झीलों में संचित होता है तथा नदी द्वारा प्रवाहित होता है। यही जल भूमि के नीचे चला जाता है तो उसे भूमिगत जल संसाधन कहते हैं। धरातलीय जल का प्रधान साधन नदियां हैं। जो नदियां वर्षा पर जल के लिए निर्भर करती है, वे अस्थायी होती हैं और ग्रीष्मकाल में सूख जाती है, परंतु हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में सालों भर जल प्रवाह होता है। ये अस्थायी नदियां होती हैं। उत्तर बिहार में गंगा इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। बिहार में धरातलीय जल संसाधनों की सिंचाई क्षमता 27.15 लाख हेक्टेयर मिलीमीटर है तथा भूमिगत जल की सिंचाई क्षमता 72 लाख हेक्टेयर भूमि है, परंतु वास्तविकता में इनकी कुल क्षमता का मात्र 23% ही प्रयोग में लाया जाता है। धन्यवाद। मैं शिवा कुमार औरंगाबाद बिहार से। बिहार ज्ञान की श्रृंखला में मेरा आज का टॉपिक है दक्षिण बिहार की नदियाँ। पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली यह नदियाँ गंगा या उसकी सहायक नदियों में आकर मिलती है। इनमें प्रमुख हैं सोन, उत्तरी कोयल, पुनपुन, फल्गु, पंचाने तथा कर्मनाशा। यह मुख्यतः बरसाती नदियाँ हैं। इन सब में गंगा नदी सबसे विशाल है, जो अपनी सहायक नदियों सहित लगभग 90% जल की निकासी समुद्र की ओर करती है। धन्यवाद। मैं सुदर्शन कुमार छपरा बिहार से। बिहार ज्ञान श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज आपको सोन नदी के बारे में जानकारी देना है। सोन नदी दक्षिण बिहार की प्रधान नदी है। इसका उद्गम स्रोत मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट हैं।
बिहार में यह पलामू जिला में प्रवेश करती है, जो कि अब पलामू जिला झारखंड में पड़ता है। और पटना से पश्चिम में यह गंगा में आकर मिलती हैं। गंगा की दक्षिणी सहायक नदियों में इसकी लंबाई 760 किलोमीटर से अधिक है। गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी सोन नदी ही है। इस नदी से अनेक नहर निकाली गई हैं, जिससे सिंचाई का काम होता है। धन्यवाद। मैं पल्लवी कुमारी वैशाली जिला से सामान्य ज्ञान के श्रृंखला में आज का मेरा टॉपिक है पुनपुन। दक्षिण बिहार की यह दूसरी प्रधान नदी है, जो पालमू की चौराहा पहाड़ी से निकलकर फतुहा के निकट आकर गंगा में मिल जाती है। यह नदी कभी कभी पटना के लिए बाढ़ का खतरा पैदा करती है। धन्यवाद। मैं सुबोध कुमार सुपौल बिहार से। मेरा टॉपिक है तालाब। धरातलीय सिंचाई का एक अन्य स्रोत तालाब है। ये बड़े गड्ढे में वर्षा के जल भरने से बनते हैं। मुख्यतः इनकी सिंचाई कार्य के लिए सिवान, भागलपुर, सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं गया जिलों में प्रयोग होता है। तालाब के अतिरिक्त आहार, पाइन आदि भी कुछ जगहों पर सिंचाई के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बिहार में 80% सिंचाई क्षमता का प्रयोग धान एवं गेहूं की 2 फसलों के लिए किया जाता है। धन्यवाद। मैं रजनी कुमारी समस्तीपुर से। बिहार ज्ञान के श्रृंखला में मैं आज गंगा नदी के बारे में बताने जा रही हूँ। गंगा नदी यह बिहार की प्रधान नदी है। उत्तरांचल के उत्तरकाशी जिले का 56 से 11 मीटर ऊंचा हिमनद गंगोत्री इसका उद्गम स्रोत है। हरिद्वार के पास यह समतल भूमि पर बहना आरंभ करती है। चौसा के निकट यह बिहार के मैदान में प्रवेश करती है और बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। उत्तरी की दिशा में इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, बलान, बूढ़ी गंडक और महानंदा है। दक्षिणी से आकर मिलने वाली प्रमुख नदियां कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, फाल्गु, क्यूवल आदि है। गंगा की ढाल बहुत कम है, इसीलिए वर्षा के दिनों में अधिक जल ग्रहण के कारण इसका पानी तटबंधों को पार कर दोनों ओर फैल जाता है और बाढ़ की समस्या उत्पन्न करता है। इसका प्रकोप उत्तर बिहार में अधिक रहता है। वैसे बाढ़ के कारण नई जलोढ़ मिट्टी भी जमा होती है और उर्वरता बढ़ाने में सहायक होती है। व्यापार और यातायात के लिए भी गंगा नदी एक उत्तम साधन प्रदान करती है, क्योंकि बिहार के सभी भागों में यह नदी नौकागम्य है। थैंक यू। प्रीति कुमारी, गया बिहार से। बिहार ज्ञान की श्रृंखला में आज मैं सरयू नदी के बारे में बताने जा रही हूँ। सरयू नदी को घाघरा नदी भी कहते हैं। इसका उद्गम स्रोत नामपा, नेपाल में है। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से तीव्र गति से बहती हुई यह नदी सारण जिले के समीप बिहार में प्रवेश करती है तथा छपरा के निकट गंगा में जाती है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का एक कारण है, लेकिन बिहार का नहीं। इस नदी की कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में मात्र 83 किलोमीटर बहती है। यह नदी उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ सीमा बनाती है। इसका अन्य नाम है रामप्रिया देविका। धन्यवाद।